मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कमर माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आखिर में भी हमारे साथ एक मेहमान होंगे जो मौसमियात के हवाले से हमें गाइड करेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये जो मैंने कोट किया है, ये जो उनका मीडिया और बड़े बड़े स्टाल वार्ड्स हैं उनके अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो ट्रेनिंग मिशन था विद लाइव एम्यूनेशन। कोई कह रहा है ये पीआर स्टंट था, ये जंग नहीं थी। और उसके बाद हम ये तो आपने हमें बताया कि जी ये खुद ही रिक्वेस्ट की थी इन्होंने जो पीएम है कतर के कि भाई इस जंग को बंद करवा दो। तो ये अब क्या है, ये अब क्या कंट्रोल या डैमेज कंट्रोल हो रहा है, ये क्या मामला है जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो वो ही गुंडे पाले हुए थे इन्होंने। एक मूर्ति है दिल्ली में और एक नेतन्याहू। और पहले पाकिस्तान ने इसको ठुकाई कि एक साइड से अटैक हो, और ये दोनों अटैक जो है सीक्वेंस थे, मतलब ये ऐसे कोई इंसिडेंटल नहीं है। देयर वाज अ प्लान फॉर regime change in पाकिस्तान एंड देन इन ईरान। और इस पे भी आई थिंक काफ़ी बहस हो रही, इस तरीके से इन्होंने टारगेट किया लीडरशिप को। मैं सिर्फ दो आई थिंक जो इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं और स्पॉटेटर हैं जो बेसिकली वेपन इंस्पेक्टर हैं इराक में, जी जी, और उसके बाद उनका दिमाग खुला कि बड़ा फ्रॉड हुआ। और एक है कर्नल मैकग्रेगर जो ये आई वुड से कि दुनिया जहाँ जो उनका बात सुनता भी है और वो अच्छी एनालिसिस देते हैं। उनके बकौल दोनों के जो अटैक था लेट से फरदो पे, और फरदो आपको पता है कि ऊपर इनका बेसिकली नीचे जरगोस माउंटेन्स है और ऊपर अल्बर्ट माउंटेन, उसका तकरीबन जहाँ जंक्शन बनता है वहाँ पे एक वैली है, और वहाँ पे माउंटेन्स की हाइट तकरीबन 1 किलोमीटर थी। और स्कॉट हिटर कह रहे थे कि अगर आप 1 किलोमीटर वाली हाइट वाले पहाड़ को 60-70 फीट भी पेनिट्रेट कर लेते हैं तो बेस पे था ना वो सारा कुछ, तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इस लिहाज से ये जो है कि जो ये वेपन्स का डिस्प्ले था, ये मेरा ख्याल है सिर्फ पब्लिक उसके लिए किया गया, और समहाउ टू रिकवर जो आई वुड से कि इजराइल की वो बची कुची मिलिट्री पावर का जो सो कॉल्ड बबल था उसको बचाने की कोशिश है। बीच में जो उनकी असेसमेंट है स्कॉट हिटर की कि इजराइल में इस वक्त हाल कि चारों एयर बेसिस स्मैश हो चुके हैं। आईएएफ जो है इजरायली एयर फोर्सेस फ्लाइंग फ्रॉम ऑक्युपाइड साइप्रस, ग्रीक साइप्रस से, और जो है उनके बड़े बड़े जो प्लांट्स थे, जो फैक्ट्री बनाती थी ये सिस्टम डोम का, राफेल कंपनी है माशाल्लाह, तो वो उनका स्ट्रक्चर तबाह हुआ। उसके बाद वाइजमैन सेंटर है जहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स बनते थे, डिमोना में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, फिर इनके आर्मी हेडक्वार्टर, मोसाद हेडक्वार्टर, और आई थिंक इनकी अच्छा, मैं माफी चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं, बड़ी अहम है। ये मैकग्रेगर का आपने रेफरेंस दिया, मैं आज सुबह सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वहां एक और मुसीबत और विपता आन पड़ी है, लाखों की तादाद में लोग इजराइल को छोड़ना चाहते हैं, रियासत रोक रही है, और वो यहां तक कह रहा है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं है, ये तो स्टेट भी जो है वो कोलैप्स कर सकती है। इस पर आपका कमेंट, हाउ फार दिस इज ट्रू ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, हम लोग तो टर्की में यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंसी, बड़ी इंफॉर्मेशन आती है। ये 100% ट्रू है कि 100,000 जो इजरायली हैं, स्पेशली जो रिच हैं, किश्तियों पे पहुंच गए हैं साइप्रस में, और या बंकरों में साइप्रस में। और अभी मैं एक सिर्फ कोट करूंगा, एशकलोन एलेक्जर हैं, इनके बड़े अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं इजरायली। उसने आई थिंक कुछ अर्सा पहले कहा था, और नाउ दैट इज ट्रू, कि वी आर एज अ स्टेट वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, और दूसरा जो है इजराइल एज अ पीपल आर वर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर हॉलोकॉस्ट। और अगर हम अपने करतूत ठीक नहीं करते, फलस्तीनियों को अकोमोडेट करते, वी आर डूम्ड, ये उसने कहा था। एंड देन ही सेड कि इस गैंग से अपना बेसिकली जल्दी से आपसे रहनुमाई चाहूंगा, फिर चीमा साहब से जो है वो रहनुमाई लेंगे कि जो वहां पर हमला किया गया, एक महंगा तरीन हमला इसको कहते हैं, और ये कहा गया कि वहां से पहले ही जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर लिया गया था। ये इतना खतरनाक मटेरियल कहाँ मुंतकिल किया गया? क्या कोई ऐसी साइट्स हैं वहाँ ईरान में जो बिल्कुल खुफिया हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है ईरान अपना प्रोग्राम जारी रख सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ईरान की थोड़ी ज्योग्राफी लोग भूल जाते हैं। 70 to 75% माउंटेनस है। जैसा मैंने बताया, दो बड़ी रेंजेस हैं, अल्बर्ज और जरगोस माउंटेन्स है। तो इसमें हजारों जगह होंगी मेरे ख्याल में। अगर उनका मिसाइल नेटवर्क देखें जो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो, उसमें टनल्स हैं, पूरे पूरे शहर बने हुए अंडरग्राउंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैक जो ईरान है। और आपके ख्याल में वो इतने भोले हैं कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वो कह रहे हैं हम तो 10 साल से वेट कर रहे थे, देयर वाज अ प्लान, और बल्कि वो कह रहे थे कि हमारी तैयारी 6 महीने की लड़ाई की है, हम स्ट्रक्च करेंगे। ये तो बाद में फिर आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी जब देखा कि फैंटी पड़ गई इजराइल को, तो देन दे जंप्ड। तो मेरे ख्याल में इट हैज बीन सिक्योर्ड। फिर एक बड़ी बात जो की आई थिंक लीडरशिप ने, कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज द हार्ट ऑफ आवर साइंटिस्ट और जो हमारे इंजीनियर हैं, तो और वो इसको कंटिन्यू करेंगे अगर कोई हल्का फुल्का डैमेज हुआ भी है। बाकी ये था कि जंग रोकने के लिए इनको, जिस तरह मोदी साहब ने कहा, जो ऑपरेशन संदूर जारी रहेगा, इस तरह की ये बढ़ते हैं। आई थिंक जो मोटी बात है कि ग्लोबल साउथ के अंदर 3 टाइगर सामने आए, पाकिस्तान, ईरान एंड समहाउ टर्की।
और ये अब लीड करेंगे ग्लोबल साउथ को, पीछे चाइना और रशिया होगा। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर चीमा साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने आज इस्तलाह पढ़ी, जिस तरह वो अपनी डर्टी लिनन अब चौक में धो रही है वेस्टर्न जो इंटेलिजेंसिया है, तो मैंने पढ़ा और मैं हैरान हुआ। वो कह रहे हैं जी कि ये सब के पीछे सेंट्रल बैंकर्स क्राइम सिंडिकेट जो उनकी रियासतों को कंट्रोल करता है, जो कब्जे करवाता है, जो जंगें करवाता है। ये हम अब नहीं कह रहे, अब उधर से ये बात आ रही है। एक तो इस पे इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज दिस सिंडिकेट जो उनके अपने बड़े बड़े दानिशवर कह रहे हैं, और दूसरा सवाल फिर मैं आपसे ये करूंगा लेकिन पहले इसका आप जवाब दे लें चीमा साहब। मेरा ख्याल है इसका जो रेफरेंस है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ है कि ये सारे के सारे जो पीछे फाइनेंसर्स बैठे होते हैं, जो न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, वॉशिंगटन में, ये बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि अमेरिका को किस तरह इंगेज करना है। और हर अमेरिकी सदर जब आता है तो उसको किस नए चीज़ में इंगेज करें। यूक्रेन की जंग हो रही है, दैट्स फाइन। परेशान थे वो कि यूक्रेन की जंग ट्रंप बंद करा देगा, गजा की जंग बंद नहीं करा सका, एक नई जंग शुरू हो गई, एंड देन फिर इसके सब्सिक्वेंट एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, और फिर पैसा नया जो है वो आएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हाट दे आर मेकिंग अप टू। और जिस तरह अभी ट्रंप साहब ने दौरा किया था मिडिल ईस्ट का, तो देखें ना किसको फ़ायदा हुआ, आर्म्स इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, एविएशन इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। तो पीछे ज़रूर इसके लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हम लीडरशिप जो है उसको कन्विंस करें या उनको ऑन बोर्ड लें और उनको बताएं कि कहाँ पे जो है। मगर चीमा साहब, मेरा ज़िमनी सवाल है, आप बात जारी रखिएगा। जिसका डगलस मैकग्रेगर का जो इन्होंने रेफरेंस दिया, वो तो कहते हैं दे कंट्रोल देम, द सेंट्रल बैंकर सिंडिकेट कंट्रोल करता है, इलेक्ट करवाता है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उसकी इतनी इंटरवेंशन है कि उसके बगैर कोई बंदा इलेक्ट भी नहीं हो सकता। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका के हवाले देखें ना, लॉबिंग वहाँ पे लीगल है, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। पॉलिटिशियंस को पैसा चाहिए होता है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो पूरी दुनिया वो अमेरिका के अंदर फंड मांग रहे होते हैं, तो वो तो एक चीज़ है, ये जो पॉलिटिकल फंडिंग नाम की चीज़ है। सो मेरा ख्याल है कि ये तमाम लोग जो अमेरिका के अंदर हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, वो पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो ये ही कंट्रोल करते हैं इनको, और फिर जारी बात है जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उनको ये वॉच करते हैं, उनको एक्सपैंड करते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ जैसे इंगेज करना है। जैसे मिडिल ईस्ट में ट्रंप आए तो ट्रंप क्या कहेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदो। जितना ज़्यादा मिलिट्री, अगर 100, 200, 400, 500 अरब डॉलर का मिलिट्री हार्डवेयर के ऑर्डर चले जाएंगे अमेरिका, तो बस द जॉब इज़ डन। बड़ी कंपनियों को फ़ायदा है, वो फैक्ट्रियाँ चल पड़ेंगी, पैसा आएगा, वो सारी मूवमेंट होगी। और देन फिर ये जो जंग हुई है अभी देखें, इस जंग ने क्या किया है, इस जंग ने लोगों को इनसिक्योर किया है। इस जंग ने लोगों को ये कहा है कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाओ, इस जंग ने ये कहा है असला खरीदो, वेपन्स की तरफ जाओ। तो ये एक सिचुएशन जिस इजिप्ट से लेके ईरान तक, जिस मुल्क की एयर स्पेस या इस खित्ते के अंदर अब फॉर एग्जांपल जीसीसी ममालिक हैं, अगर आप उनकी पोजीशन चेक करेंगे तो वो देखिए उन्हीं के पास पैसा है, और तो लार्जली किसी के पास पैसा नहीं है इस खित्ते के अंदर। तो उनको ये बेसिकली पुश किया जा रहा है कि इजराइल की पावर दिखाई गई है कि कौन कहाँ पे क्या है।